Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 जुलाई 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पूरे फैमिली के एक मोटिवेशन के साथ, जो कि हम लोग डेली बेसिस पर सुनते ही सुनते हैं। वो ये है कि देखो, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो कि ख्वाब के पीछे मेहनत में जुटे होते हैं। तो याद रखना, मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत भी बोल उठे ले बेटा ले ले, ये तेरे ही हक का है। तो मेहनत भी करनी है, साथ ही साथ तपना तो पड़ेगा ही। अब हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स को हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। पहले हम लोग हेडलाइंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन आर्टिकल्स का डिटेल में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो पहला आर्टिकल है ये वाला, जहां पर चर्चा करी गई है जो बिलियनियर हैं जेफ बेजोस, इन्होंने एक तरीके से अपनी जो स्पेस की जर्नी थी वो यहां पर पूरी कर ली है। एक तरीके से ये स्पेस को छूकर वापस से आ चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इनकी ये जर्नी रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो स्पेस टूरिज्म है वो आज के टाइम पर क्या रोल लेता है, आने वाले टाइम पर स्पेस टूरिज्म का क्या रोल होने वाला है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन तीनों ही व्यक्ति की चर्चा होने वाली है। तो आगे आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। देन उसके बाद आज का सेकंड आर्टिकल, आपको मालूम होगा काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है ये आर्टिकल। तो जो राज कुंद्रा है, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, इनको अरेस्ट कर लिया गया है इन मेकिंग पॉर्न फिल्म्स। अब यहां पर क्या है, हम लोगों को ये डिस्कस नहीं करना है, हम लोग को इसी से रिगार्डिंग हमें अपने एग्जाम से रिलेट करना है। तो आपको मैं बताने वाला हूं पॉर्न को लेकर क्या क्या लॉज हैं भारत के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ आज के टाइम पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन पॉर्न का। तो बहुत सारी अल्टीमेट डिस्कशन होने वाला है और ये इसमें भी काफी सारी आपको नई चीजें जानने को मिलेंगी। देन उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, जो कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। इन सिलेंडर्स की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए आईआईटी रोपर ने एक डिवाइस बना लिया है अम्लेक्स करके। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिवाइस क्या है, इससे यहां पर इन सिलेंडर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि बहुत कम ही लोगों को मालूम होगी। देन उसके बाद बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो चाइना ने एक तरीके से अपना अनवील कर दिया है हाई स्पीड ट्रेन को, यानी एक हाई स्पीड ट्रेन यहां पर इनके द्वारा बना ली गई है 600 किलोमीटर पर आवर। आप समझ सकते हो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी और इसका डिजाइन अनवील किया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूं ये maglev ट्रेन क्या होती है, किस प्रकार से बुलेट ट्रेन चलती है, ठीक है। यहां पर ये मैग्नेटिक प्रोसेशन क्या होता है, इस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और भी आपको बहुत नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। देन उसके बाद यहां पर एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने अपना पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कर दिया है ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट ये होता है, इसको एक्सपोर्ट किया गया है महाराष्ट्र से दुबई में, ठीक है। तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में, इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर ड्रैगन फ्रूट का, साथ ही साथ क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां पे हम लोग बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स है वो यहां पर उसने परफॉर्म करना चालू कर दिया है अपना एक एयर शो। कहां पर, मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो रशिया के अंदर यहां पर एयर शो कंडक्ट करवाया गया है। तो ये एयर शो किस प्रकार का है, कौन सी टीम यहां पर गई है, कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने बोला है कि आंध्र प्रदेश के 3 मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ आदर्श स्मारक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट है जिनको यहां पर ये लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। देन उसके बाद यहां पर आयुर्वेद से रिलेटेड आपको लगभग 15 से 18 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसको WHO GMP COPP सर्टिफिकेशन के लिए यहां पे अप्लाई किया गया है। क्वेश्चन ये है सर्टिफिकेशन क्या होता है, इससे क्या फायदे होंगे, ये सब हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देन उसके बाद कोविड की वजह से काफी बुरा इंपैक्ट पड़ा है खासकर बच्चों के ऊपर, वो जानेंगे। देन उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस हेडिंग पर मत जाना, है हेडिंग कल की ही लिखी रह गई है। इस आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मो इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में। तो एक लो कॉस्ट यहां पर थर्मो इलेक्ट्रिकल मटेरियल को फाइंड आउट कर लिया गया है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो मैं आपको समझाऊंगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर इसको देख सकते हो आप लोग, लेकिन यहां पर हमारे लिए साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार अपने कल के सारे करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने कल डिस्कस करे थे, ताकि हम लोग अपने सारे जितने भी करंट अफेयर है वो हम लोग रेगुलर बेसिस पर याद कर लें। तो पहले आर्टिकल में कल हमने बात करी थी इथेनॉल के बारे में। तो यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो E100 पायलट प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था कहां पर, पुणे सिटी के अंदर, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि हमारी सरकार का टारगेट यह है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल को ब्लेंड करें, इथेनॉल को मिक्स करें किसके साथ, पेट्रोल के साथ, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, साथ ही साथ हम लोग इथेनॉल का बढ़ावा देखने को मिलेगा और इथेनॉल की वजह से जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो भी काफी हद तक ग्रो होता हुआ नजर आएगा।
तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद हम लोग सेकंड आर्टिकल में बात करने वाले थे, सॉरी हमने कल बात कर ली थी बेसिकली। तो चाइना ने यहाँ पर एक तरीके से चाइना के अंदर पहला ह्यूमन इन्फेक्शन केस देखने को मिला मंकी बी वायरस का। तो मंकी बी वायरस के बारे में मैंने आपको कल ही बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है। ये खासकर जो मैको बंदर होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, और भी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर करी थी। देन उसके बाद कल हमने बात करी थी, नासा ने अनाउंस कर लिया है अपना एक पहला नया एक अपना न्यू स्पेसक्राफ्ट को अनाउंस किया है, जिसको नाम दिया गया है NEA स्काउट, ठीक है। तो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट यहाँ पर इसको नाम दिया गया है। और एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट है इसको रॉकेट के अंदर फिट भी कर दिया गया है। ये क्या करेगा, जो हमारे पृथ्वी के पास जो भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर स्टडी करने वाला है, और भी हम लोग को बहुत सारे एविडेंसेस देने वाले हैं। देन उसके बाद ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। ये जो प्रोजेक्ट है इसका करंट स्टेटस यहाँ पे बताया गया था राज्यसभा के अंदर। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है आपको मालूम होगा 781 किलोमीटर की लंबी सी एक नेशनल हाईवे बनाई जा रही है, जो कि अलग अलग स्टेट्स को पास करेगी, जैसे कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया है, एक तरीके से पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, जो हमारा डेयरी सेक्टर है उसको थोड़ा सा ग्रो करने में यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है। डेयरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर को सेटअप किया गया है, ठीक है। तो किसके ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है, डेयरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देन उसके बाद कल ये हमने डिस्कस कर लिया था। देन उसके बाद भारत सरकार ने एक तरीके से जो है आपका सबको डिसाइड कर लिया है कि ये लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को सेटअप करने वाले हैं, कहां पर, नोएडा के अंदर, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। देन उसके बाद हमने ये भी जाना था कल कि देखो यहां पर सरकार ने अनाउंस कर दिया है नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये अवार्ड यहां पर 2 कैटेगरीज के अंदर दिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी अभी सिर्फ और सिर्फ अनाउंस करे गए, तो उसके बारे में हमने कल यहाँ पर ये चर्चा कर ली थी। तो आपको ध्यान रखना है, कल मैंने लॉजिस्टिक्स का मतलब भी बताया था, जहां पर सामान एक तरीके से तैयार हो रहा है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोडक्शन से लेकर जो कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है, पूरा का पूरा ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाता है कि एक तरफ प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन करने वाला ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि होलसेलर के पास आ रहा है, देन उसके बाद रिटेलर के पास आ रहा है, देन कंज्यूमर के पास आ रहा है। तो इन सब के बीच में मैनेजमेंट होता है, उसको हम लोग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर अवार्ड को अनाउंस किया गया है, ये सब हमने कल ही डिस्कस किया था। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल्स की। तो यह है हमारा पहला आर्टिकल जहां पे चर्चा हो रही है न्यू शेफर्ड। क्या है न्यू शेफर्ड, उसके बारे में जानेंगे। अभी खबर क्या है, देखो खबर यह है, एक बिलियनियर है, काफी अमीर हैं, कौन है, जेफ बेजोस, आपको मालूम होगा। तो इनकी एक शॉर्ट सी जर्नी हो चुकी है स्पेस में, ये स्पेस में घूमकर आ चुके हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो ना, आपका कहना यह स्पेस जो है ये हल्का सा छू कर आ चुके हैं। अब ये अपने खुद का जो कंपनी है, इनकी रॉकेट कंपनी है, उसके स्पेस से गए थे, सॉरी जो खुद की इनकी जो कंपनी है उसके रॉकेट से गए थे, ठीक है। उस रॉकेट का नाम है न्यू शेफर्ड। क्या है इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो न्यू शेफर्ड है ये बनाया गया है बेजोस के कंपनी जो ब्लू ओरिजिन है उसके द्वारा, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रॉकेट है इसके अंदर ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है। एक तरीके से यहाँ पर स्पेस टूरिज्म को इसी रॉकेट से प्रमोट करा जाएगा आने वाले टाइम पर भी। अभी यहाँ पर क्या है, ये जो जेफ बेजोस गए थे स्पेस में, लगभग आप कह सकते हो जो ये पृथ्वी की सरफेस है, ठीक है, पृथ्वी का जो सरफेस है, सतह है, इसके ऊपर 107 किलोमीटर तक ये गए, ठीक है। तो 107 किलोमीटर मतलब स्पेस को ये छू कर हल्का सा वापस आ चुके हैं। किस प्रकार से पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है वो हम लोग आगे देखेंगे। अब यहां पे आप कह सकते हो कि क्या जेफ बेजोस ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने खुद की स्पेस कंपनी की, अपने खुद के रॉकेट से यहां पे ट्रैवलिंग करी है। स्पेस टूरिज्म क्या है, तो नहीं। अभी जेफ बेजोस से पहले यहां पर आप कह सकते हो जेफ बेजोस ने तो ये तो 20 जुलाई को ये सब काम किया है, लेकिन उससे पहले 11 जुलाई को एक और पर्सन थे जिन्होंने काम कर लिया है, वो है रिचर्ड ब्रांसन। हालांकि रिचर्ड ब्रांसन थोड़ा सा कम, यहाँ पे 88 किलोमीटर ऊपर तक गए थे, और जेफ बेजोस जो है 107 किलोमीटर तक ऊपर गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो रिचर्ड ब्रांसन है ये भी एक तरीके से मालिक है एक कंपनी के, रॉकेट स्पेस कंपनी, वो है वर्जिन गैलेक्टिक, ठीक है। ये क्या है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, स्पेस टूरिज्म अपने वर्ड समझा होगा। स्पेस टूरिज्म मतलब लोगों को एक तरीके से, जो लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों ने यहां पर एक तरीके से लोगों को बिना ट्रेनिंग वगैरह दिए बैठाओ रॉकेट के अंदर और उनको स्पेस में लेकर घुमाकर आ जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर इसके पूरे को स्पेस टूरिज्म बोला जा रहा है। स्पेस टूरिज्म सेक्टर के अंदर आपको 3 बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगे। एक यहां पर इनको पहचान गए होंगे जेफ बेजोस, इनको भी सब पहचान हो गए होंगे, इलॉन मस्क। देन उसके बाद यहां पर ये व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करें तो तीनों की अपनी अपनी स्पेस कंपनी है। इनकी यहां पर आप देख पाओगे जो है ब्लू ओरिजिन हो गया, इनका स्पेस एक्स हो गया, देन इनका यहां पर हो गया वर्जिन गैलेक्टिक।
ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों ने ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये स्पेस टूरिज्म को लेकर आज के टाइम पर वर्क कर रहे हैं। और इनमें से अपने खुद की कंपनी के रॉकेट में बैठकर पहली बार स्पेस टूरिज्म करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो है रिचर्ड ब्रेंसन। दूसरे यहाँ पर जेफ बेजोस आपको देखने को मिलेंगे। अब किस प्रकार से ये जेफ बेजोस की जर्नी हुई है इसको हम लोग बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन, और ये उनका रॉकेट है जिस रॉकेट के अंदर ये बैठकर गए थे। ठीक है। अब आपको यहां पर ये देखना है, ये जो रॉकेट है ना, इसके ऊपर आपको ये छोटा सा कैबिन दिख रहा होगा। छोटा सा क्या है, ये कैबिन है, एक तरीके से कमरा टाइप है ये। इसके अंदर ही ये सब लोग बैठे थे। बाकी सारा जो रॉकेट के अंदर आग वगैरह लगती है, जो मशीनरी वगैरह है, वो सब यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब बैठे कहाँ पे थे, वो इस पर्टिकुलर वाले एरिया के अंदर बैठे थे। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये कैबिन का इमेज है, ये पूरा का पूरा पीछे कैबिन है। इसी के अंदर 6 लोग बैठ कर गए हैं। ठीक है, 6 लोग, बेसिकली 6 लोगों की जगह है यहाँ पर। अब हम लोग बात करें, जो ये कैबिन है इसको एग्जैक्टली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैप्सूल। आपको ध्यान रखना है, ये रॉकेट में ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें भी बहुत खास बात है, ये जो कैप्सूल है ना, ये अलग हो जाता है रॉकेट से। ये खास बात है इसके अंदर, वो क्या है वो हम लोग आगे बात करेंगे। बट अब आपको देखना यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जेफ बेजोस 107 किलोमीटर ऊपर तक गए थे, इसका मतलब स्पेस में पहुंच गए। और साथ ही साथ जो रिचर्ड ब्रैंसन है वो कहां तक गए थे, वो 88 किलोमीटर तक गए थे। 80 किलोमीटर ऊपर तक बोला ये जा रहा है, ये भी स्पेस को छूकर आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए ये स्पेस का मामला है क्या। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है अर्थ का सरफेस। अब जब ऊपर आप चलते हो एटमॉस्फेयर में, तो आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर की। एक होता है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन कर्मन लाइन, देन उसके बाद थर्मोस्फेयर। सिंपल। अब आपको ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करोगे, आप क्या करोगे, स्पेस में आप कब पहुंचोगे, जब आप ऊपर आओगे। ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करोगे, स्ट्रेटोस्फेयर क्रॉस करोगे, मेसोस्फेयर क्रॉस करोगे। उसके बाद आती है ये कर्मन लाइन। आपने कर्मन लाइन जैसे ही क्रॉस कर ली, मान लो एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, उसका एक पैर यहां पर है, जैसे उसने एक पैर यहां पर रख लिया है, वो समझ लो पहुंच गया स्पेस में। ठीक है। कर्मन लाइन की बेसिकली अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल लेवल पर बोला जाता है, ये क्या डिस्टेंस होती है, तो ये अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर दूरी पर यहां पर कर्मन लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 80 किलोमीटर बताई गई है, ये यूएस का डेटा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, इसको 100 किलोमीटर की दूरी पर बोला जाता है। 100 किलोमीटर पर आपको ये कर्मन लाइन देखने को मिल जाएगी। तो इसी वजह से हुआ क्या था, अभी हाल ही में जो जेफ बेजोस है, इन्होंने यहाँ पर रिचर्ड ब्रैंसन की मजाक भी बना दी। मजाक क्या बना दी, क्योंकि 88 किलोमीटर तक गए थे। अगर हम बात करें यूएस के नजरिए में, तो ये स्पेस में पहुंच गए थे। लेकिन बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो सिर्फ और सिर्फ 88 किलोमीटर तक पहुंचे। मतलब कि ये इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो स्पेस में गए ही नहीं, यहीं से घूमकर आ गए, ऐसा यहां पे बोला जाता है। लेकिन जेफ बेजोस ने प्रॉपर्ली यहां पर काम किया है, 107 किलोमीटर तक गए, मतलब 100 किलोमीटर के पार यहां पर ये इस तरीके से घूमकर आ चुके हैं नीचे। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। अब यहां पर किस प्रकार से ये रॉकेट गया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्सास से ये रॉकेट लॉन्च हुआ। ये रॉकेट इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यही वाला ब्लू ओरिजिन का रॉकेट है। यहां पर ये जो कमरा है, इसके अंदर सब लोग बैठे थे। अब ये जो रॉकेट है, इसने यहां पर आप कह सकते हो उड़ान भरी। अब यहां पे रॉकेट यहां तक पहुंचा, ऊपर आपको देखने को मिलेगा कर्मन लाइन है। मैंने आपको बताया कर्मन लाइन के पार आपको ये देखने को मिलेगा स्पेस शुरू हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, रॉकेट ऊपर जाते जाते ये पूरा का पूरा रॉकेट स्पेस के पार नहीं जाएगा। ये पूरा का पूरा रॉकेट नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, इसका जो कमरा है ऊपर का, जो कैबिन है, जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, वो जाएगा। तो ये रॉकेट उठा, ऊपर उड़ा, और ऊपर ऐसी पोजीशन पर आने के बाद ये क्या करेगा, ये अपने जो कैप्सूल है इसको सेपरेट कर देगा, कैप्सूल को ऊपर फेंक देगा। अब जैसे यहां पर ये कैप्सूल को ऊपर फेंकेगा, ये क्या होगा, ये रॉकेट ऐसे धीरे 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 नीचे आ जाएगा और नीचे आकर जमीन पे लैंड हो जाएगा। और जो ये कैप्सूल है ना, बेसिकली जिनके अंदर ये 6 लोग बैठे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये जो है रॉकेट, ये जो कैप्सूल है ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, ये सिर्फ और थोड़ी सी दूरी पर जाएगा। आप कह सकते हो पहुंच गए स्पेस में। जो कर्मन लाइन के पार क्या है, स्पेस है। यहां पर ये जैसी कैप्सूल यहां पर स्पेस में पहुंचा, इस प्रकार से घूमकर ये भी नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन ये होगा, ये तो गिर जाएगा यार, कैप्सूल नीचे गिरेगा तो धड़ाम से मर जाएंगे सब लोग। तो ऐसा नहीं है, कैप्सूल के अंदर ये पैराशूट लगा हुआ है। पैराशूट के बेसिस पर यहां पर ये धीरे 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 उतर जाएगा, आराम से लोग यहां से निकल आएंगे। मतलब एक तरीके से झूला झुलाया जा रहा है, बस इसी को यहाँ पे स्पेस टूरिज्म बोला गया है। आने वाले टाइम पे हम लोग देख सकते हैं स्पेस टूरिज्म काफी ज्यादा होगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो एक जने के कितना ज्यादा कॉस्ट लगता है। एक जने के लिए यहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ रुपए लग जाता है, यहाँ पर एक व्यक्ति को ये स्पेस में घूमने जाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया रिचर्ड ब्रैंसन का यहाँ पर ये वाला है वर्जिन का। ठीक है, रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने इस वाले प्लेन से यहाँ पर ये वाला प्लेन अलग हो जाता है, इसमें से भी यहाँ पर एक चीज अलग हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने आपको पहले समझा ही दिया। तो ये जेफ बेजोस, ये रिचर्ड ब्रैंसन, दोनों के यहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट आप लोग देख सकते हो। देन आते हैं हम लोग सेकंड आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे पोर्नोग्राफी के बारे में बात हो रही है। आपको मालूम होगा क्यों चर्चा में है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है एक तरीके से इस एडल्ट फिल्म रैकेट के केस में। एक तरीके से पोर्न फिल्म्स को बनाते थे और उस फिल्म्स को बनाने के बाद जो है ये यूके के अंदर भेजते थे। ठीक है, एक तरीके से वेबसाइट पर बेची जाती थी।
तो उसके बेसिस पर यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 आप कह सकते हो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे पोन का जो इंपैक्ट है हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पोन का इंपैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। सबसे पहले हम उसी को देखेंगे, क्योंकि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ से हमारा कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है अपने इंपॉर्टेंट कंटेंट से। अब यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है, पोर्नोग्राफी का इंपैक्ट क्या पड़ता है चिल्ड्रन और सोसाइटी के ऊपर। पहला जो है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मतलब देखो बच्चों के दिमाग में ना एक तरीके से यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। वो जब इसकी लत में पड़ता है तो उसके अंदर डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होने के बाद आप कह सकते हो जो भी रिलेशनशिप है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो उसके अंदर खत्म सा होने लगता है। तो पहला तो इंपैक्ट ये हो गया। देन उसके बाद दूसरा यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता है सेक्सुअलिटी के ऊपर। देखो आपको ध्यान रखना है, जो पोर्नोग्राफी है सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। रियल लाइफ में चीजें अलग होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इसको शूट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच आप कह सकते हो ये जो रियलिटी का गैप है ये बहुत बड़ा होता है, और इसी चक्कर में यहाँ पे जो लोग हैं इमेजिनेशन के चक्कर में फंस कर एक तरीके से एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट होने के बाद अपनी जिंदगी पूरी तरह से तबाह करने लगते हैं, एक सेक्सुअल एडिक्शन होने लगता है। और देखो साइंटिस्ट का कहना यह है, ये जो एडिक्शन है ना, ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसको अगर हम कंपेयर करें ड्रग या अल्कोहल से, तो ड्रग अल्कोहल से भी ज्यादा खतरनाक ये वाला एडिक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात करेंगे हम लोग बिहेवियरल इंपैक्ट की। तो यहां पर क्या होता है, इस पोर्नोग्राफी से एक तरीके से जो बिहेवियरल इंपैक्ट है ये भी काफी बदलता है। क्योंकि क्या है, एक बंदा जो है लगातार इस चीज के अंदर पड़ा हुआ है, सेक्सुअली जो पूरी तरह से एडिक्ट है, वो क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट जो भी आसपास हैं, जो भी खासकर वुमेन को अगर हम बात करें तो ऐसा सेक्स ऑब्जेक्ट देखने लगेगा। ठीक है, जो नजरिया है उसका वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। और फिर इससे क्या होता है, जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस वगैरह है, हिंसा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये है, क्या भारत के अंदर कोई कानून नहीं है पोर्नोग्राफी को टैकल करने के लिए? बिल्कुल है। तो यहां पे आप देख पाओगे, अगर यहां पे पोर्न को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मतलब इसको शूटिंग करेगी जाएगी, पब्लिश किया जाएगा, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये सारी चीजें भारत के अंदर पूरी तरह से इलीगल है। और वो इलीगल किसके अंदर बोला गया है, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 292 और 293 के अंदर ये चीजें पूरी तरह से इलीगल बोली गई हैं। और बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, तो ये पूरी तरह से इलीगल है कंप्लीटली। और एक तरीके से यहां पर इसको स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगा रखे हैं। आप कह सकते हो कि अगर आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च भी कर लिया ना, तो पीछे आपकी सर्विलेंस वगैरह लगा पड़ा है, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो यहां पर इस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। क्वेश्चन ये है कि पोर्न देखना बैन है भारत के अंदर? देखना बैन नहीं है। क्या है, देखना बैन नहीं है, बहुत सारी साइट्स जो है वहां पर भारत ने बैन कर रखी हैं। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा, और करनी भी चाहिए, सभी चीजें बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका एक बहुत गंदा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहां पे आप देख पाओगे सेक्शन 14 और 15 जो पोक्सो एक्ट है 2012 का, यहां पर ये भी बच्चों को एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द पोर्नोग्राफी। तो यहां पे आप कह सकते हो कि हमारे पास पोक्सो एक्ट भी है, जहां पर बच्चों को एक तरीके से सेक्सुअल ऑफेंस के रिगार्डिंग एक प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके बाद आज के टाइम पर ये जो प्रोटेक्शन है ये और बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा हमारे जो आईटी रूल्स हैं 2021 वाले, वो आईटी रूल्स लेकर आ चुके हैं हम लोग। अब क्या है, उस आईटी रूल्स के रिगार्डिंग जो भी सोशल मीडिया हो गया, एक तरीके से जो डिजिटल न्यूज हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, जहां पर भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने को मिलेगा, उन सारे कंटेंट को पूरी तरह से रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आईटी रूल्स भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं टू टैकल द पोर्नोग्राफी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा करेंगे, ये बात करता है अम्लेक्स के बारे में। तो देखो जो ये मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ये सिलेंडर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब जो ये सिलेंडर्स होते हैं ना, बेसिकली इनके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की वेस्टेज हो जाती है। तो उस वेस्टेज को ना करने से, उस वेस्टेज को प्रोटेक्ट करने से एक तरीके से क्या होने वाला है, आप कह सकते हो कि एक डिवाइस को बना लिया गया है, और वो डिवाइस बनाया गया है आईआईटी रोपर के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। और उस डिवाइस का नाम है अम्लेक्स। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली ये अम्लेक्स क्या है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सरकारी डेटा है ये, और गवर्नमेंट डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, चाहे हम लोग बाकी सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आईआईटी रोपर ने इस चीज को डेवलप कर लिया है, अम्लेक्स को डेवलप कर लिया है। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन की सिलेंडर की लाइफ है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सिलेंडर जो होता है, मैंने अभी आपको दिखाया, इसकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ये लंबे समय तक काम कर पाएगा। लाइफ बढ़ने के साथ साथ जो यहाँ पर ऑक्सीजन वेस्टेज देखने को मिलता है, वो ऑक्सीजन वेस्टेज कम से कम होगा। क्योंकि क्या होता है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर से एक पाइपलाइन गुजरती है, सिलेंडर से पाइपलाइन गुजरने के बाद यहाँ पर आपके पास ये ऑक्सीजन मास्क देखने को मिलेगा। फिर वो व्यक्ति जो है इस ऑक्सीजन मास्क को लगा लेता है। तो इस बीच के प्रोसेस के दौरान यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लीक देखने को मिलता है, ऑक्सीजन जो है वेस्ट हो जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर
इस चीज को प्रोटेक्शन देने वाला ये डिवाइस जो अम्लेक्स है, ये बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करेगा ऑक्सीजन सप्लाई लाइन को और जो मास्क को। ठीक है, ये एक तरीके से पूरी तरह से जो अम्लेक्स डिवाइस है कनेक्ट करने वाला है सिलेंडर को और उस मास्क को, और इस प्रकार से कनेक्टिविटी होगी कि ऑक्सीजन की कहीं से कहीं तक वेस्टेज हम लोग को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर चीज डेवलप करी गई है आईआईटी रोपर के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से यहाँ पर क्या करने वाला है, जो अननेसेसरीली ऑक्सीजन वेस्ट होती है उसको यहाँ से कम ये करने वाला है। तो ये चीज होने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। देखो, ये हमने अपने द हिंदू वाले वीडियो में भी हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिसने द हिंदू में पढ़ा है तो वो लोग समझ गए होंगे। होता क्या है, मुझे यहाँ पर चीज़ें वापस से थोड़ी बहुत बतानी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, द हिंदू वाला वीडियो नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ डेली करंट अफेयर के वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरा पर्पज़ यह है मैं सभी लोग को सर्व कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों ही वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें बताने लायक होंगी, अगर मुझे दोनों वीडियो में बताना होगा तो मैं वहाँ पर दोनों में ही बताऊंगा। यहाँ पर बात ये हो रही है कि देखो, आपका क्वेश्चन ये होगा ऑक्सीजन बनती कैसे है। अगर यहाँ पर ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन डाली कैसे जाती है, वो ऑक्सीजन आती कहाँ से है, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज है, नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको देखना है एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो एयर के अंदर लगभग 78.08% तक आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, प्लस उसके बाद 20.95% तक ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। आपको आर्गन देखने को मिल जाएगा 0.93% से, और बहुत सारी अदर गैसेस होती हैं वो 0.04% के अंदर काउंट की जाती हैं। ध्यान रखना है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। अब क्या है, हम लोग को निकालना क्या है यहाँ से ऑक्सीजन। अब इस हवा का इस्तेमाल करके ही तो हम लोग ऑक्सीजन निकाल पाएंगे, और कैसे आएगी ऑक्सीजन, क्योंकि जो हम लोग निकालते हैं ऑक्सीजन वो लिक्विड ऑक्सीजन होती है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उसको बोला जाता है। अब उसको लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो ये मशीन देख रहे हो आप, तो ये मशीन होती है, बड़े बड़े प्लांट सेटअप किए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, ये जो प्लांट है ना, बेसिकली ये दूर जगह पर सेटअप किया जाता है। अब जो ये प्लांट है, इसके अंदर आप लोग हवा डालोगे, एयर को इसके अंदर डाला जाता है। अब हवा को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा कर करके क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, एक तरीके से पानी की फॉर्म में कह रहा हूं मैं, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो वो निकल जाएगा, जैसे ही उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको यहां पर यूज किया जाता है। कैसे होता है ये सब, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एयर के अंदर सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो जीनॉन हो, क्रिप्टॉन हो, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, नियॉन या फिर हीलियम, सभी यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब क्या है, हम लोगों को चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए। हम लोगों ने हवा को इस प्लांट के अंदर डाला, अब इसको हमने ठंडा करना चालू कर दिया। ठंडा हमने इस प्रकार से किया कि काफी तेजी से, अब आप कह सकते हो -108 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही यहां पर ठंडा करना चालू किया हमने, इस हवा में से जो जीनॉन है ना, वो लिक्विड फॉर्म में बदलकर निकल जाएगा, पानी बनकर निकल जाएगा। देन उसके बाद हम लोग उसको और ठंडा करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हम लोगों ने इसको -153.2 डिग्री पर पहुंचाया, तो इसमें से क्रिप्टॉन भी निकल गया। हम लोग इसको और ठंडा करेंगे, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमने जैसे ही -183 डिग्री पर पहुंच गए, तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में आकर निकल जाएगी इसके अंदर से। अब जब ऑक्सीजन निकल गई तो भाई उठाओ, कलेक्ट करो इसको। ठीक है, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं जब ये ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में निकल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या है, हम लोगों को वापस से आगे नहीं जाना है। वैसे हम लोग नाइट्रोजन वगैरह भी निकालते हैं, तो नाइट्रोजन वगैरह निकालने की अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन तक पढ़ लें। क्यों, यहाँ पर ऑक्सीजन जब लिक्विड फॉर्म में निकालने के बाद कहां पर इसको डाला जाता है, तो ये इस प्रकार से ट्रक देखने को मिलता है। इसको बेसिकली हम लोग क्रायोजेनिक कंटेनर बोलते हैं। क्या, क्रायोजेनिक कंटेनर। इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑक्सीजन को अपना लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रखती है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो, जो लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन हमने बनाई है, इसको हम लोग हवा में रिलीज करेंगे तो वापस से गैस बन जाएगी। ठीक है, वो वापस से हवा में घुल जाएगी, तो वो खत्म हो गया, प्रोसेस बेकार हो जाएगा। तो उस लिक्विड को यहाँ पे हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं, इस ट्रक के अंदर। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की, जो कि इसको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रखती है। ये ट्रक बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर यहाँ पर इस लिक्विड फॉर्म को मेंटेन किया जाता है। देन उसके बाद इसी ट्रक के माध्यम से हॉस्पिटलों में ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, फिर उनको निकाला जाएगा। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को निकालेंगे, वो वापस से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो है यहाँ पर उनको सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाएगा। सिंपल। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पे चर्चा हो रही है हाई स्पीड maglev ट्रेन के बारे में। तो चाइना ने एक तरीके से अनवील कर दिया है अपना हाई स्पीड maglev ट्रेन को, और जो ये ट्रेन है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी, और बोला यह जा रहा है ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल है। मतलब पृथ्वी के ऊपर इससे ज्यादा तेज चलने वाला व्हीकल कोई सा भी नहीं है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो आप देख पाओगे ट्वीट है, बेसिकली ये पीपल्स डेली चाइना का ट्वीट है, और इन्होंने यहाँ पर ये चीजें ऑफिशियली सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, फुल एपिक यहाँ पर आप कह सकते हो। इनका जो पिक्चर वगैरह है वो भी यहाँ पर ये शेयर किया गया है इस ट्विटर हैंडल पर। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, ये इसको बोला गया है न्यू maglev ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, maglev ट्रेन ये है। अब ये जो maglev ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसका पब्लिक डिबेट कहाँ पे हुआ, कहाँ पे चलाई गई है, तो एक कोस्टल सिटी है क्विंगाडो
ठीक है, कुंगदाओ जो है वहां से जो चाइना के ईस्ट शादोंग प्रोविंस के अंदर देखने को मिलेगा, वहां पर इसका डेब्यूट दिया गया है, पहली बार यहां पर टेस्टिंग करी गई है। लॉन्च किया गया था इसको अक्टूबर 2016 में। जो हाई स्पीड maglev ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसको लगातार डेवलपमेंट करता रहे हम लोग। 2019 तक यहां पर इसकी टॉप स्पीड और ये लोग पहुंचे। देन उसके बाद साल 2020 में इन्होंने एक सक्सेसफुली टेस्ट रन किया था। नाउ अब यहां पर पूरी तरह से इन्होंने इस ट्रेन को अनवील कर दिया, दुनिया भर में बता दिया कि हाँ भाई हमने ऐसी ट्रेन को बना लिया है। ठीक है, जो ये ट्रेन है ना, ये एरोप्लेन का और जो ट्रेन का होता है बीच में गैप देखने को मिलता है, उस गैप को खत्म कर देती है। ये इतनी स्पीड से चलेगी, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो 600 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी ये। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये जो मैग्लेव ट्रेन होती है बेसिकली कैसे चलती है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट चीज तो डिस्कस कर ली। देखो क्या क्या है कि जो चाइना ने एक ट्रेन बना ली है जिसको यहाँ पे बोला गया है हाई स्पीड maglev ट्रेन, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो maglev ट्रेन है बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है। maglev ट्रेन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज, maglev ट्रेन को मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन भी बोला जाता है। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का मतलब यह है क्योंकि ये मैग्नेट के बेसिस पर पूरी तरह से चलती है। जो इसकी 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है वो भी पूरे का पूरा चुंबक के ऊपर दम है इसके अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे काम करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है वो यहाँ पर वर्क करता हुआ नजर आता है। देन उसके बाद जो है इसको इन्वेंट किया गया था, आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, मैग्लेव ट्रेन को इन्वेंट किया गया था रॉबर्ट गॉडर्ड के द्वारा। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो इसके अंदर मैग्नेटिक पोल्स, अट्रैक्शन वगैरह ये सब क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है लेविटेशन और एक होता है प्रोपल्शन। तो इस ट्रेन के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये इस प्रकार से बुलेट ट्रेन हो गई। ठीक है, बुलेट ट्रेन में अगर हम लोग बात करें, नीचे मैग्नेट लगी हुई है, ठीक है, चुंबक लगी हुई है। और जब रेल ट्रैक की बात करें तो रेल ट्रैक के अंदर भी चुंबक लगी हुई है, साइड में भी चुंबक लगी हुई है। तो पूरा का पूरा ये मैग्नेट के बेसिस पर चल रहा है, उसी वजह से तो इतनी स्पीड पकड़ता है। अब यहां पर आप कह सकते हो ये जो इसके अंदर आपको ये ट्रैक से मिलता नहीं है इतना। यहाँ पे आप देख पाओगे क्या है, ये जो आप कह सकते हो कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया नहीं है शायद, जो ये मैग्लेव ट्रेन है इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता रेल ट्रैक से। अब रेल ट्रैक से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने चुंबक देखी होगी, इस प्रकार से एक चुंबक यहाँ पे रख लो, एक चुंबक यहाँ पे रख लो, इसका नॉर्थ साउथ यहाँ पे लगा लो, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे ले आओ। नॉर्थ पोल जब साथ में आएंगे तो ये चुंबक क्या होंगी, चिपक जाएंगी? बिल्कुल नहीं, ये तो पीछे भागेंगी। ठीक है, ये वाला प्रोसेस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक तरीके से सेम पोल होते हैं, सेम पोल मतलब नॉर्थ से अगर नॉर्थ मिलेगा, साउथ से साउथ मिलेगा, तो क्या होगा, ये चुंबक दूर भागेंगी, चिपकेंगी नहीं। जब इनके ऑपोजिट पोल्स आएंगे, नॉर्थ से साउथ मिलेगा या फिर साउथ से नॉर्थ मिलेगा, तो ये आपस में आके चिपकेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब इनके सेम पोल्स होंगे तो ये आपस में नहीं चिपकेंगी। तो यहाँ पे क्या करा गया है, इनके सेम पोल रखे जाते हैं। जो ट्रैक है यहाँ पर सेम पोल, यहाँ पे आप कह सकते हो ट्रैक पर नॉर्थ पोल रखा गया है चुंबक का, फिर ऊपर भी नॉर्थ पोल रखा गया है ट्रेन के नीचे। तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये रेपल देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेन जो है थोड़ा सा हवा में रहती है, इसको ट्रेन को ये ऊपर पुश करती है। ये चुंबक होती है, बहुत स्ट्रांग चुंबक होती है, आपको ध्यान रखना है, बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मैग्नेट होती है। ये क्या करती है, ट्रेन को ऊपर पुश करती है, इसको हम लोग लेविटेशन बोलते हैं। देन उसके बाद प्रोपल्शन क्या होता है, प्रोपल्शन में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइड में भी चुंबक लगी होती है, उसके बाद यहाँ पर भी ट्रेन में भी साइड में चुंबक लगी होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये तो हमने देख लिया, सेम पोल्स को जो है सेम पोल्स होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम पोल्स होते हैं ये दूर भागते हैं, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, इसको हटाओ, सेम पोल्स दूर भागते हैं, लेकिन ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अगर नॉर्थ से साउथ को हम लोग साथ में रखें तो ये आपस में चिपक जाते हैं। तो उसी चक्कर में यहां पर क्या किया गया है, जो साइड वाली लाइन है ना यहाँ पर, और साथ ही साथ ट्रेन की यहाँ पर ये अलग अलग पोल्स रखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन जो आगे बढ़ेगी ना, जब आगे बढ़ेगी वो किस प्रकार से बढ़ती है, ये नॉर्थ से साउथ कनेक्ट होगी, फिर साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है और ट्रेन इसी स्पीड से आगे बढ़ती है। तो इस चुंबक की स्पीड से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑपोजिट पोल्स हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम पोल्स हैं। जो ये अपोजिट पोल्स हैं यही मदद करते हैं ट्रेन को आगे बढ़ाने में और ट्रेन को पुश करते हैं फॉरवर्ड की साइड। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बुलेट ट्रेन वर्क करती है। और यहां पर आपको ये और अच्छे से देख सकते हो, साउथ से साउथ होगा तो ये ट्रेन हल्की सी ऊपर की साइड रहेगी, ऊपर की साइड पुश रहती है, क्योंकि ये सेम पोल हैं और सेम पोल आपस में चिपकते नहीं हैं, सेम पोल दूर फेंक देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस देखने को मिलता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सभी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। देखो यहाँ पे दो चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ब्रेक सिस्टम। इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर चर्चा हो रही है ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये जो फल है, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। हुआ क्या है, भारत ने जो है इस ड्रैगन फ्रूट को एक्सपोर्ट किया है महाराष्ट्र से दुबई में, तो उसी वजह से चर्चा में अब दुबई में एक्सपोर्ट किया है, तो फिर ये क्यों हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसको एग्जैक्टली इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है हाइलोसेरियस अंडेटस। ओके, एक तरीके से आप कह सकते हो ये ड्रैगन फ्रूट अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा।
ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कैक्टी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको भारत में क्या बोला जाता है? तो यहां पे आप देख पाओगे इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है दुनिया भर में, पित्या, पिथाया, स्ट्रॉबेरी पियर नोबल वुमेन, क्वीन ऑफ द नाइट। लेकिन बात करें इंडिया के अंदर ये कमलम के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कौन सी क्लाइमेट कंडीशन में ये उगाया जाता है? तो देखो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर जहां पर जो मिट्टी है वो थोड़ी सी एसिडिक होगी ना, उसका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा जो एसिडिक होगा, तो उस वो जगह पर सबसे अच्छी तरीके से ये आप कह सकते हो ड्रैगन फ्रूट उग जाता है। उसके साथ यहाँ पर ये टॉलरेट कर सकता है कुछ जो भी सॉल्ट वगैरह, थोड़ा सा नमकीन बना है अगर, तो फिर उस चीज को भी यहाँ पे टॉलरेट करता है आराम से, और जो है आप कह सकते हो आराम से ये उगता हुआ नजर आ जाता है। उसके बाद जो इसकी फ्लावरिंग होती है या फिर जो इसमें से फ्रूट निकल कर आता है, ड्रैगन फ्रूट जिसको बोलते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा मानसून सीजन के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है, जून टू नवंबर के टाइम पर। फीचर्स क्या क्या है इसके? तो देखो इसका जो फूल होता है ना ड्रैगन फ्रूट का, जब फ्लावर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, ओके। ये उसके बाद यहाँ पे इसको, ये छोटा सा चीज है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, जो प्लांट है ये लगभग 20 साल तक सस्टेन कर सकता है, और एक तरीके से हाईली न्यूट्रासर्टिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मेडिसिनल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, दवाई की तरह काम करता है। बहुत सारे आप कह सकते हो कि जो भी दवाई की जगह पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ है, ये देखो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर बताया गया। इंडिया के अंदर पॉपुलैरिटी की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट सबसे पहली बार भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में, ये आपको ध्यान रखना है। जो इसका लो मेंटेनेंस है और हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, इसी की वजह से ये इंडिया के अंदर ज़्यादा चला, क्योंकि देखो मेंटेनेंस करने के लिए बहुत कम कॉस्ट चाहिए और इतनी ज़्यादा हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, और साथ ही साथ मेंटेनेंस करने के लिए पैसा कम चाहिए, कॉस्ट कम चाहिए, साथ ही साथ इसके साथ प्रॉफिट भी हमें ज्यादा हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो काम ज्यादा करेंगे जहां पे मेहनत कम है, प्रॉफिट ज्यादा है ना। तो ये चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, उसी वजह से भारत के अंदर इसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा हुआ। कौन कौन से एरियाज में? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहां सभी जगह पर इसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला। जो ये कंट्री है ना, ये आज के टाइम पर जो भारत है वो लगभग प्रोड्यूस करता है 12,000 टन फ्रूट्स के। तो यानी कि जो ड्रैगन फ्रूट है बेसिकली इसको हम लोग हर साल 12,000 टन प्रोड्यूस करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसको उगाने के बाद यहाँ पे क्या क्या इशू हम लोग को फेस करने मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। देखो एक तरफ बोला जा रहा है लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करी गई है, यानी एक बार आपने पैसा लगा दिया उसके बाद जो मेंटेनेंस बरकरार रखनी होती है उसके लिए मेंटेनेंस के लिए बहुत कम खर्चा लगता है, लेकिन शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो यहाँ पर ज्यादा लग जाती है। ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से काफी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लगती है, लगभग 3.5 लाख रुपीज चाहिए पर एकड़ के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन चाहिए, जो सिंचाई होती है ना, तो यहाँ पे उसके लिए ड्रिप वाली इरिगेशन चाहिए होती है हमें, जो कि छींटे वाली होती है। अब यहाँ पे जो छींटे वाली इरिगेशन होती है बेसिकली यहाँ पर ये काफ़ी महंगी होती है, तो एक तरीके से यहाँ पर भी पैसा ज़्यादा लग जाता है। देन उसके बाद इसके जो फ्लावरिंग है उसके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो इसका फ्लावर है ना ये कड़ी धूप में नहीं उगता, और आप कह सकते हो जुलाई से लेकर आप कह सकते हो वहाँ पे कड़ी धूप आपको देखने को मिलेगी। तो जो कड़ी धूप में उगता नहीं है तो उसके लिए शेड वगैरह की जरूरत होती है। शेड के लिए आपको बड़े बड़े प्लांट्स लगाने होते हैं, जैसे कि मोरिंगा, सेसबैनिया, मेलिया डूबिया, और साथ ही साथ अगर आपके पास प्लांट की फैसिलिटी नहीं है तो क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल शेड नेट्स लगा सकते हो, और इसके लिए भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है, सरकार किस तरीके से इस ड्रैगन फ्रूट को प्रमोट कर रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए हैं इस ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो एक बेहतरीन क्वालिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए इन्होंने सब्सिडीज वगैरह भी दी हैं, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये लोग एक मिशन चला रहे हैं, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसी माध्यम से यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह भी मिलती हैं, साथ ही साथ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे खासकर महाराष्ट्र की बात हो रही है। जो ये MIDH वाली मिशन है ये बेसिकली एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि काम करती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम्स, स्पाइसेस हो गए, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, बैम्बू, तो इन सब चीजों को यहाँ पर उगाने में मदद करती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ये आज के टाइम पर इस चीज को इंप्लीमेंट करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर।
ओके, देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहां पे चर्चा हो रही है सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की। तो इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर परफॉर्म कर लिया है, कहां पर, मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो में। और ये एयर शो कहां पे हुआ है, ये हुआ है जुकोवसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रशिया पर। तो इस प्रकार से ये एयर शो कंडक्ट करवाया गया है। ये एयर शो कब से कब तक हुआ है, 20 जुलाई से 25 जुलाई तक यहां पर ये एयर शो कंडक्ट करवाया गया है। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ इस प्रकार का ये पहला ओकेजन हुआ है जहां पर सरंग जो टीम है ये कहां पे पहुंची है, ये पहुंची है रशिया के अंदर। और जो ये एयर शो हुआ है इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स होंगे, बिल्कुल यहां पर आपको 4 हेलीकॉप्टर्स देखने को मिले हैं। वो हैं भारत के खुद बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स जिनको मेड इंडिया बोला गया है, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इन्होंने यहां पर हिस्सा लिया है। यहां पर ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये 4 हेलीकॉप्टर्स इस एयर शो के अंदर गए थे। एयर शो बेसिकली अभी चल रहा है, 20 से 25 तक ये चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो, जो इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इनके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप कह सकते हो कि और भी यहाँ पे जो कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, ये सब जो है इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करते हुए नजर आते हैं। सब यहां पर ऑपरेट कर लेते हैं आराम से। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये सरंग टीम है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस टीम को फाउंड किया गया था 2003 में बैंगलोर के अंदर। और इसका जो पहला एयर शो हुआ था वो कहां पे हुआ था, वो हुआ था सिंगापुर के अंदर। पहला आपको ध्यान रखना है, ये टीम जो कि रशिया के अंदर इस समय एयर शो कर रही है, वो पहली बार इसका एयर शो हुआ था सिंगापुर में 2004 में। उसके बाद बहुत सारी जगह पर एयर शो हमने कंडक्ट किए हैं, जैसे कि यूएई हो गया, जर्मनी, यूके, बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका, यहां सभी जगह पर ये एयर शो कंडक्ट करवाया गया है। अब एयर शो के अलावा ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये और भी ज्यादा मददगार हैं किस चीज में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हैं, या फिर कोई डिजास्टर आ गया है तो डिजास्टर रिलीफ जो मिशन चलाए जाते हैं वहां पर भी इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रॉपरली किया जाता है। ये एयर शो कंडक्ट करवाया गया है। कोई कुछ ये इमेज देखने को मिली है, ये आप लोग देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर कौन सी टीम गई है, सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। ये इस टीम को फॉर्म किया गया था 2003 में बैंगलोर के अंदर। ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलेंगे। वो कौन से हैं, वो हैं इंडियन बिल्ड ध्रुव हेलीकॉप्टर जो भारत ने बनाए हैं। इसके अंदर ये 4 हेलीकॉप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ यहाँ पे इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे एयर जो क्राफ्ट्स हैं वो काफी ज्यादा चर्चा में है। एयरक्राफ्ट्स वो कौन कौन से चर्चा में है, वो है, एक है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम लोग MK1 MK2 बोलते हैं, राफाल एयरक्राफ्ट हो गया, सुकोई जेट हो गए। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहते हैं भारत के अंदर। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहां पे चर्चा हो रही है आदर्श स्मारक के बारे में। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं उन्होंने यहां पे राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि लगभग 3 मॉन्यूमेंट्स जो है आंध्र प्रदेश के, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ आदर्श स्मारक। अगर यहां पे आदर्श स्मारक की तरह आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी उन जगह पर, जैसे कि वाईफाई की फैसिलिटी हो गई, इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा, और साथ ही साथ जो भी यहां पर आप कह सकते हो कि जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उनके लिए यहां पर काफी सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, तो आंध्र प्रदेश के 3 मॉन्यूमेंट्स को बेसिकली यहां पे क्या गया है, आदर्श स्मारक के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाएगा और यहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो वो 3 मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, एक है मॉन्यूमेंट्स एट नगरजुनाकोड़ा डिस्ट्रिक्ट गुंदुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां पर है बुद्धिस्ट रेमेन्स एंड सालिहुंदम, ये डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम में है। देन उसके बाद वीरभद्रा टेम्पल आपको लेपाक्षी के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये 3 मॉन्यूमेंट्स है बेसिकली जहां पर आप कह सकते हो कि इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है एज अ आदर्श स्मारक। फिर उसके बाद जो फोर्ट है गंडीकोटा के अंदर, इसको इंक्लूड किया जाएगा एज अ एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के अंडर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन के बारे में चर्चा हो रही है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है बेसिकली। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जो ये सर्टिफिकेशन है इसके लिए जो आयुष है, आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। इन जो हमारी मिनिस्टर ऑफ आयुष है उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है इस सर्टिफिकेशन के लिए। आयुष के बेसिकली जो 18 प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन की दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर 18 प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई किया है। नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर, ठीक है। खासकर आप लोग अपनी जो भी यहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को सेल करना है या फिर कोई अपनी मेडिसिन को सेल करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो ये मैन्युफैक्चर होता है कोई भी एक्सपोर्टिंग कंट्री का, यानी कि जहां से भी जिस कंट्री के अंदर से एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो जीएमपी की गाइडलाइंस है वो फॉलो करना चाहिए, जो भी ये सर्टिफिकेशन की गाइडलाइंस है, ठीक है। उसके बाद जो ये सर्टिफिकेट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, सीपीपी और सीओपीपी, बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जिसको इशू किया जाता है। आप कह सकते हो इशू क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको रेकमेंड किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको इशू करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों को सेल करना है तो इसको डेफिनेटली इशू करना होगा।
देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पे बात हो रही है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के जो केयर गिवर हैं, उनकी डेथ हो गई है। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में इस कोविड-19 पैंडेमिक से ऑर्फेंड हो चुके हैं, जिनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टडी पब्लिश करी गई है द लैंसेट के अंदर। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारत के अंदर आप कह सकते हो एस्टिमेटेड 1.19 लाख चिल्ड्रन जो है उन्होंने अपने प्राइमरी केयर गिवर्स को, यानी कि जो पेरेंट्स हैं या फिर माता या फिर पिता या फिर दोनों को ही खोया है इस कोविड-19 पैंडेमिक से, ऐसा बोला जा रहा है। जिनमें से 1.16 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वन या फिर दोनों ही पेरेंट्स को खोया है, ऐसा यहां पर एग्जैक्टली बोला गया है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करें क्या ये इंडिया के अंदर सिनेरियो देखने को मिला है, तो इंडिया के अंदर ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, चाहे वो मैक्सिको हो, ब्राजील हो, यहां सभी जगह पर ये काफी ज्यादा डेथ हुई है बच्चों के पेरेंट्स की, और बच्चे जो है वहां पर ऑर्फेंड हो चुके हैं और आज के टाइम पर काफी ज्यादा दिक्कत में है। ठीक है, देन उसके बाद आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ चर्चा करेंगे हम लोग। यहां पे बात हो रही है थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरफ। तो जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नया लो कॉस्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल को बनाया है, और वो जो मटेरियल है वो है बेसिकली अभी आगे हम आगे देखेंगे, और वो जो मटेरियल है वो यहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस में चलाया जाएगा। और उस मटेरियल, वो जो मटेरियल है ना बेसिकली वो काफी बढ़िया है, एक तरीके से हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होगा, क्योंकि हमने हाई टेम्परेचर आग लगाने के बाद ही, एक तरीके से गर्मी पैदा करने के बाद ही हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। कैसे हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वो भी आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूं, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो भी रिसर्चर्स हैं कहां से बिलोंग करते हैं, जो ये रिसर्चर्स हैं वो है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल से, और एक तरीके से आप कह सकते हो बेसिकली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो इन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स को बना लिया है, और ये जो थर्मो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल है वो क्या है, देखो इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, वो है लेड टेल्यूराइड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी यहां पर नाम है पीबीटीई, और दूसरा है मैग्नीशियम स्टेनाइट सिलिकेट। ठीक है, इसको बोला गया है Mg2Si1 -XSNX। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है इसको थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल बनाने में, और एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। थर्मो इलेक्ट्रिक ये होता क्या है, बेसिकली थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पे हीट को यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप पूरा देख रहे होंगे, यहाँ पे फोनोन्स है, बेसिकली ये फोनोन्स हो गए या इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे फोनोन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे की साइड फ्लो करेंगे, आपस में ये कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद क्या होगा, जब ये आपस में मिलेंगे तो फिर इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। क्वेश्चन ये है, ये फोनोन और फोनोन और इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे, जब इनको हीट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली यहाँ पर ये जो हीट का सोर्स होता है, इसी चीज को डेवलप किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग गर्मी पैदा करेंगे, गर्मी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी वहां पर नीचे उतनी ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी, उतनी ज्यादा पावर जनरेट होती हुई नजर आएगी। क्वेश्चन ये है, क्या इसको ठंडा भी किया जा सकता है, बिल्कुल ठंडा भी हो सकता है। यहाँ पर एक रेफ्रिजरेशन मोड में भी आ सकता है, जब आप यहाँ पर ऊपर की साइड गर्मी की बजाय कूलिंग सिस्टम रख सकते हो। जब आपको यहाँ पर ठंडा करोगे तो क्या होगा, ये चीजें बैकवर्ड जाएंगी और यहाँ पर जो हीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, हीट बह रही है, करंट जो यहाँ पर फ्लो करता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे करंट रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग ये GIF देख सकते हो। यहाँ पर ये हीट सोर्स हमने ऊपर रखा, हीट सोर्स जैसे ही हम लोग जब हम गर्मी रखेंगे ऊपर की साइड, तो गर्मी से क्या होगा, जो यहाँ पर फोनॉन हो गए या फिर जो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपस में नीचे की साइड फ्लो करेंगे, और इस वायर की मदद से ये फ्लो करते करते यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे बल्ब लगाओगे आप, बल्ब से एक तार यहाँ से एक तार यहाँ पे जब लगाओगे तो वो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से कूल्ड सिस्टम है। कूल्ड सिस्टम में चीजें ठंडी हो जाती हैं। कूल्ड सिस्टम में क्या होता है, जब आप यहाँ पर कूल चीज रख दोगे, ठंडी चीज रखोगे, और ठंडा चीज रखने के बाद क्या होगा, जो ये हीट है वो डिसिपेट होगी, यहाँ पर आप कह सकते हो ये बैकवर्ड चली जाएगी। ठीक है, यानी जब ये बैकवर्ड चली जाएगी तो ये हीट है, ये एक तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कनेक्शन टूट जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा मामला। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, पावर जनरेशन नहीं होगा। तो ये प्रोसेसिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। जो आज का द हिंदू एनालिसिस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखने को मिलेगा, वो आप लोग आने वाले वीडियो में जरूर देखना। तो आज के लिए बाय बाय।